नमस्कार। इलेक्शन रिपोर्टर डीडी यूपी की टीम आज बरेली में है। वही बरेली जहां झुमका गिरा था। झुमका गिरा कहां, पाया किसने, जाना किसी ने नहीं, लेकिन चर्चा उसकी बहुत हुई, गाने उसके खूब बजे। लेकिन यहां पर बरेली की सबसे खास बात है सुरमा। सुरमा नजर को भी ठीक करता है और नजरिए को भी ठीक करता है। 2024 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। तृतीय चरण में यहां पर वोट पड़ेंगे। उसके लिए जनता ने अपना नजरिया क्या बनाया है, यही जानने के लिए इलेक्शन रिपोर्टर डीडी यूपी की टीम आज बरेली में है। हम जानेंगे कि किस तरह के बरेली के लोग सोचते हैं और क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, आने वाली सरकार से। इसी बात को लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हम अपनी एक रिपोर्ट। फिल्मों में जितना बरेली का झुमका, सुरमा और बर्फी फेमस है, बरेली की सियासत में उतने ही फेमस है संतोष गंगवार। बरेली के सियासी सुर में संतोष गंगवार ने कुल 8 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया है। साल 1989 से लेकर साल 2019 तक 30 सालों में संतोष गंगवार को महज 2009 के चुनाव में हार मिली थी। 1989 से लेकर 2004 तक 6 बार लगातार जीत उन्होंने हासिल की। पिछले लोकसभा चुनाव में भी संतोष गंगवार ने बड़ी जीत हासिल की थी। 2019 का जनादेश, बीजेपी से संतोष गंगवार 5,65,270 वोट, सपा से भगवत शरण गंगवार 3,97,988 वोट, कांग्रेस से प्रवीण सिंह 74,206 वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव में संतोष गंगवार ने सपा के भगवत शरण गंगवार को 1,67,282 वोटों से हराया था। बरेली सीट एक तरीके से संतोष गंगवार के नाम से जानी जाने लगी थी, लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। वहीं बीजेपी ने इस बार छत्रपाल गंगवार को बरेली से प्रत्याशी बनाया है। 2024 में प्रत्याशी बीजेपी से छत्रपाल गंगवार, सपा से प्रवीण सिंह एरन, बसपा से नामांकन रद्द। बरेली से संतोष गंगवार की टिकट कटने की बड़ी वजह उनकी उम्र है। वहीं विपक्ष की बात करें तो बरेली सीट पर आज तक सपा और बसपा का खाता भी नहीं खुला है। हालांकि सपा का इस बार कांग्रेस से गठबंधन है। गठबंधन में ये सीट सपा के ही खाते में गई है और सपा ने यहां से प्रवीण सिंह एरन को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही प्रवीण सिंह एरन है जिन्होंने साल 2009 में संतोष गंगवार का विजय रथ रोका था। तब प्रवीण सिंह एरन ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बरेली में बीएसपी के नामांकन को लेकर भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार का नामांकन रद्द कर दिया। दरअसल प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। बरेली से बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार प्रत्याशी थे। छोटेलाल गंगवार ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 16 और 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल हुआ था। नामांकन पत्र में कुछ कॉलम खाली रखा था, बाद में नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार की बरेली के चुनावी मैदान से बाहर हो जाने से अब लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में है। वहीं जिसमें बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फेवरेट मानी जा रही है, तो बरेली का जातीय समीकरण भी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। बरेली का जातीय समीकरण, मुस्लिम करीब 7 लाख, गंगवार कुर्मी करीब 3.5 लाख, ब्राह्मण 2.5 लाख। बरेली में मुस्लिम वोटर भले ही ज्यादा हों, लेकिन निर्णायक की भूमिका में वहां का गंगवार वोटर ही होता है। वहीं 3 तलाक के मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक पर अपना दावा पुख्ता कर रही है। बरेली की विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी का ही कब्जा है, यानी कि बरेली का इतिहास भी बीजेपी के साथ है और वर्तमान भी। अगर कहें तो बरेली में मुकाबला सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने जहां छत्रपाल सिंह को उतार रखा है, वहीं पे प्रवीण सिंह एरन, जो कभी कांग्रेस पार्टी के सांसद हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में यहां पर मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी कि इस सीधे मुकाबले में बरेली की जनता चाहती क्या है, उसकी नजर क्या है, उसका नजरिया क्या है। हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम हमारे साथ आम जनमानस इकट्ठा है और वो किस तरह से सोचता है और क्या कुछ जानना चाहता है। वर्तमान सरकार या इससे पहले की सरकारों ने निम्न वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए बहुत कुछ दिया। इस सरकार ने
इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी बहुत कुछ दिया। मध्यम वर्गीय व्यापारी अभी भी अपने आप को खाली हाथ मान रहा है। मध्यम वर्गीय व्यापारी को और कुछ नहीं चाहिए, केवल बैंकों से जो लिमिट ओवरड्राफ्ट होता है वो कम ब्याज पे सुविधानुसार मिल जाए, यही व्यापारियों की एक मांग है, जिससे वो अपना व्यापार सुचारू रूप से मध्यम वर्गीय व्यापारी चला सके। लेकिन सवाल मुद्दे इसके और भी हैं। आप बरेली शहर से रहने वाले हैं। बरेली को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, रोजगार का मुद्दा बड़ा उठाया जाता है। इन दोनों मुद्दों पर आप क्या? देखिए श्रीमान जी, बरेली स्मार्ट सिटी बना नहीं है, बनने के रास्ते में है। कोई भी जब क्या आप कुछ हुआ है अब तक? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। सड़कें काफी कुछ बन गई हैं, कुछ बनने को तैयार हैं। कई एक दर्शनीय स्थल बने हैं, बरेली नाथ नगरी भी बना है, नाथ कॉरिडोर बन के आ रहा है बरेली में। इसके अलावा भी छोटे ठेले वालों को या उनको जो सुविधाएं मिली हैं उससे व्यापार, उन लोगों का रोजगार भी बढ़ा है। और बात रोजगार पे रोने की है, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन पहले मैं किसी और स्टेट में था, घूम के आया हूँ। जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार हर जगह है, और जिसको काम नहीं करना है उसके वो हमेशा बेरोजगार है, सरकार कोई भी हो। जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार है, और जिसको काम नहीं करना है वो बेरोजगार है। एक परिभाषा बरेली से कहीं न कहीं निकल करके आती है। हम बात करेंगे, और भी हमारे साथ तमाम ये साथी खड़े हुए हैं, बरेली के लोग खड़े हुए हैं, व्यापारी समुदाय से अभी तक से हम बात कर रहे थे। लेकिन हम उस आधी आबादी को भी अपने साथ लेना चाहते हैं, उसकी बात को भी सुनना चाहते हैं कि जो सरकार से क्या चाहती है, जो आने वाली सरकार होगी। क्या नाम है आपका? भारती चौहान। भारती जी, सरकार से क्या चाहती है जो आने वाली चौहान है, आपकी सरकार है या आपकी जो उम्मीदवार हैं उनसे? हम लोग महिला सुरक्षा सबसे पहले कहते हैं, सुरक्षा है, फिर जैसे शिक्षा है और विकास पर हम लोग वो चाहते हैं कि वो लोग करें यहाँ पर। और स्वास्थ्य के संबंध में मैं बात करूंगी, हॉस्पिटल पर थोड़ा ध्यान दें। तो ये स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, तो इन चीजों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और मुझे लगता है यही चीजें, अगर हम लोग यही चाहते हैं, जनरल लोग हैं, कि बस कम से कम विकास जो वो क्षेत्र में हो, आपके व्यापारी साथी कह रहे थे कि जब से स्मार्ट सिटी बनी है तब से सड़कें चौड़ी हुई हैं, सड़कें बनी हैं, स्मार्ट सिटी की ओर धीरे धीरे बरेली बढ़ रहा है। नहीं, हम आपको ऐसा तो नहीं है, हम आपको बहुत सड़कें दिखाएंगे गलियों में, मोहल्लों में जो है कि जहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, गड्ढे हैं अभी तक। बहुत गांव आप देख लीजिए, हम लोग क्षेत्र में ही हैं लगातार, तो वहाँ पर मुझे लगता है गड्ढा युक्त है, अभी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई है। सरकार सर्व समाज के लिए कई सारी योजनाएं लेकर के आई, वो चाहे उज्ज्वला योजना कह लीजिए, चाहे खाद्यान्न योजना कह लीजिए, चाहे अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर के आई। वो योजनाएं कहीं आपको गांव में धरातल पर दिखती हैं? देखिए, अभी मैं कल परसों में एक राशन की दुकान पे पहुंचा था, तो जो व्यक्ति ले रहा था राशन, वो व्यक्ति ऑलरेडी उसकी परचूनी की दुकान है, बड़ी बड़ी 2 दुकानें हैं, बेटा भी करता है, वो भी करता है। तो और जिसको वास्तव में आवश्यकता है वो लाइन में लगने लायक ही नहीं है, उसके पास कार्ड नहीं है, उसके पास वो पात्रता नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। तो ये इस तरह की प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं कि उस आदमी तक पहुंच नहीं रहा है, और जो ब्लैकमेल कर रहा है वो मतलब वो कर रहा है कि उसकी कमीशन खो रही है, वो तरह कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सरकार की नीति सही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत। उसके अलावा और दूसरी जो बड़ी समस्या है, वो समस्या, उससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं, सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि जिसे काम चाहिए उसे काम मिल रहा है, लेकिन काम मिल कौन सा रहा है? हमने कोई पढ़ा है, किसी ने अपना कोई भी क्वालिफिकेशन अर्जित करी, कोई शिक्षा ली, उसने कोई कौशल लिया, कहीं पे कोई ट्रेनिंग करी, कुछ किया। अब आप काम दूसरा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ठेला लगा लो, और आप कह रहे हैं काम मिल तो रहा है, कर क्यों नहीं रहे हो? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिससे जनता प्रभावित दिखाई देती है। सरकार ने काम किया और उसके बाद फिर आने वाली सरकार में समर्थन आपका चाहती है, या विपक्ष भी अपने पक्ष में समर्थन चाहता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, 10 साल की जो डबल इंजन की सरकार है, 7 साल की प्रदेश की और 10 साल की केंद्र की जो सरकार है, आप देखेंगे कि जनहित में कोई भी बहुत बड़ा विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने। जनहित में अगर ये काम कर रहे होते तो आज इन्हें नारे लगा के 400 पार की बात नहीं करनी पड़ती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसानों की बात करें, नौजवानों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये सब चीज़ें अपने चरम पे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूर्ण रूप से विफल है। और मुख्य बात यह है कि जब सरकार 10 साल बाद चुनाव में जा रही है
तो सरकार को इस वक्त अपना श्वेत पत्र देना चाहिए कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसने पिछले 10 साल में कौन से विकास कार्य किए हैं। नहीं, उसने घोषणा पत्र अपना जो जारी किया है उसमें सारी बातें लिखी। पूरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 10 साल बाद संकल्प पत्र और घोषणा पत्र नहीं दिया जाता है, पहले एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है कि हमने 10 साल में ये कर ली। क्या बुलेट ट्रेन आई, क्या महंगाई कम हुई, क्या किसानों की आय दुगनी हुई। कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करती है जो देश की आधी आबादी है, महिला आबादी है। महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें नेहा जी, तो ये 10 साल के सरकार के तजुर्बे की बात करें या फिर आगे अपेक्षाओं की बात करें। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई तो बड़े बड़े लोक लुभावन नारों के साथ है। बहुत बड़ा नारा इन्होंने बेटियों को भी किया, महिलाओं को भी किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा नारा भी दिया, जिसका 79% बजट बीजेपी ने अपने विज्ञापनों पे खर्च कर लिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नजर आती है कि महिलाओं को सुरक्षा देने की मंशा नहीं है। दूसरी, उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं, एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध चरम पर है, और एनसीडब्ल्यू जो लगातार उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे वो महिलाओं की किडनैपिंग का मामला हो, चाहे महिलाओं के साथ अपराध के मामले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। आप कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इसकी योजनाओं से, जो 80 करोड़ लोगों को लगातार भोजन देने का काम 2 साल लगातार कोरोना चला, इससे भी संतुष्ट नहीं है। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आता है सरकार का। एक तरफ कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर दिया है, हमने गरीबी को दूर कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। सरकार की मंशा लोगों को रोजगार देने की नहीं है, राशन देने की है। मन में सवाल आता है कि 63 सीटें भी अगर जीत जाती हैं, ये वादे क्या पूरे कर पाएंगे? 63 सीटें मतलब उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों में तो सब हम इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी मिलकर जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो हम 63 और इसमें टिप्पणी ही नहीं करेंगे, सब हमारी आ रही है। ठीक है, मैं पवन सक्सेना जी हैं हमारे साथ। पवन सक्सेना जी, 2 तरह की बातें निकल करके सामने आई। कुछ ने 10 साल के सरकार के कामकाज की तारीफ की, कुछ ने एकदम से खारिज कर दिया। आप क्या कहेंगे? मैं एक पत्रकार के रूप में आपके सामने बात को रखना चाहूँगा। देखिए, ये जो 2024 का चुनाव है, ये पिछले 2 चुनाव से पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा है। कैसे महसूस हो रहा है कि 2014 और 2019 में एक जो ट्रैक्शन डेवलप हुआ, 2014 में कांग्रेस के करप्शन और उसके अगेंस्ट मोदी जी का एक मसीहा जैसा बन के आना, वो एक ट्रैक्शन था। लोगों ने भरपूर वोट दिया, भरपूर सीटें दी। 2019 का चुनाव पुलवामा पे था, राष्ट्रवाद पे था, हाइपर नेशनलिज्म पे था, तो लोगों ने भरपूर वोट दिया। अभी ये चुनाव 2024 का थोड़ा सा सेटल हुआ है मुद्दों पर। जनता अपनी अपनी जगह अपना मन बना रही है, लेकिन एक उदासीनता इस चुनाव में महसूस हो रही है। कारण क्या है? अगर मुद्दों पर है तो मुद्दे क्या हैं, और ट्रैक्शन कम है तो क्यों है? ट्रैक्शन देखिए जज्बाती नहीं है। जैसे करप्शन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ 14 का चुनाव एक जज्बाती चुनाव था। 2024 का चुनाव इस समय जज्बातों पर ना होकर अंदर अंदर एक लहर है मुद्दों की। बोले क्या ये जैसे आपने जिले की ये जो नीतियों की सरकार की बात करी है, अगर छोटे उद्योगों की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने छोटे उद्योग की बात करी, मगर सारा प्रोसीजर करने के बाद भी जब फाइल बैंक में पहुंचती है तो एक कोलेट्रल क्यों मांगते हैं? जब अगर कोई आदमी कोलेट्रल देने में सक्षम है, उसकी गारंटी देने में सक्षम है, तो फिर आपके उस छोटे उद्योग लोन की जरूरत क्या है? वो तो खुद ही सक्षम होगा जब उद्योग लगा लेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, तो छात्रों के साथ जो हमेशा छल जो हो रहा है, वो एक पेपर कैंसिल हो जाना एक अलग चीज है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इसमें ये है, जो आप फीस लेते हैं, आपने 60,000 नौकरियां निकाली और 400 रुपए के हिसाब से अगर फीस ली, वो क्या फीस उन बच्चों को वापस हुई? नहीं हुई। आपने आश्वासन दे दिया कि हम दोबारा जब भरेंगे फॉर्म हम आपसे फीस नहीं लेंगे। दूसरा, कई एग्जामों में 2-2 हजार रुपए फीस ली जा रही है। नेट जेआरएफ की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो एक आरक्षण की बात भी करते हैं कि हम दलितों का भी ध्यान रखते हैं, मगर उनकी एक तरफ आप स्कॉलरशिप भी बंद कर देते हैं। ये छल है कहीं ना कहीं। नहीं, सरकार का तो दावा है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री का, कि सबका साथ सबका विकास। आपको वो महसूस नहीं होता कभी? वो धरातल पे नहीं महसूस हो रहा है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आंकड़ों में आप देख लिए कि पिछली सरकारों ने कितनी स्कॉलरशिप दी है छात्रों को और अब कितनी मिली है स्कॉलरशिप। ये आप देखिए स्कॉलरशिप की बात। और जितनी बात इन्होंने जितनी नौकरियां अब निकाली थी, क्या उसमें भर्ती कर पाए या नहीं कर पाए? 2-2 साल में उनका इम्तिहान होता है, और जब इम्तिहान होता है वो पेपर लीक हो जाता है। तो बच्चों का तो वैसे ही बेरोजगार है, उसके पास से 2,000 रुपए आपने फीस भी ले ली, चाहे हायर एजुकेशन की हो, चाहे 400 रुपए उसकी यूपी दरोगा भर्ती की हो।
तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है पेपर लीक होना, रोजगार के क्षेत्र में जब परीक्षाएं होती हैं, पेपर जब लीक होता है तो कहीं न कहीं उससे भी जनमानस में कहीं न कहीं उसको लेकर के आक्रोश है। बरेली का जन का मन क्या है, ये जन का मन क्या चाहता है? ये बरेली के जन का मन की बात मत करिए, पूरे देश का सबका मन एक ही है। बरेली में खड़ा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं, तो पूरे जो बता रहा हूँ पूरे देश का जो सुना है। अगर आप मेरा निष्पक्ष सुनना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए। ये बरेली के साथ साथ पूरा देश का मन है, पूरा मोदी जी का 140 करोड़ पूरा देश का परिवार है। आज 2010 से बाद में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हुआ तो बता दीजिए। जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, आज तक वहां की जनता किस तरह खुश हुई है। कैरना कैसे पलायन होता था, आज कहीं पलायन नहीं हो रहा है। बैठ के कैरना की कई बार इंटरव्यू आपने भी देखे OTT न्यूज पे भी, और भी जो पत्रकार लोग हैं, क्या हाल है वापस। एक आम आदमी को क्या चाहिए? घर, 4 करोड़ घर मिले सरकार के द्वारा। एक आदमी को पहले जो क्या होता था, ऐसे 18,000 गांव थे जब मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई है। क्या 1947 से उनके पास बिजली लेने का अधिकार नहीं था? क्या किया विपक्षी सरकार ने अभी तक? दूसरी बात, बीच में आप बोली, मतलब मैं बोल रहा था तो अब बीच में बोलने का, या तो जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है सपा की, तो पहले जवाब तो हमको ले लेंगे। आप जब बोली तो मैंने तो ही बोला। आप जब लगातार आरोप लगा रही थी, दूसरा पक्ष जवाब दे रहा, सुनिए, दूसरा सुनने का भी मात्रा रखिए। आरोप तो आप लगाइए, खूब लगाइए। आम जनता से पूछी जाके जनता कहाँ खड़ी हुई है। अब 4 करोड़ घर मिले हुए हैं, 12 करोड़ जो है लोगों को शौचालय मिले हुए हैं, और 11 करोड़ लोगों को, किसानों को देखो 6,000 रुपये पहुंच रहे हैं। पहले क्या होता था, विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि 15 पैसे ही पहुंचते हैं, बाकी पैसे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? आज पूरा का पूरा, जब जनधन योजना बनी थी, निकल के आए थे, तो लोग मजाक बना रहे थे। आज डिजिटल, आप जाइए डिजिटल, हर आदमी डिजिटल पे जा रहा है, हर आदमी के पास डिजिटल है। जहां तक सुरक्षा की बात है, इस समय उत्तर प्रदेश में, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, आप जहां मैं गया हूं, महाराष्ट्र गया, कर्नाटक गया हूं, मैं जाता रहता हूं, कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूं, कि साहब योगी मॉडल चाहिए। इतनी बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। समानांतर सरकार चलाते हैं, समानांतर सरकार चला, वो खत्म हो चुका है। अब एक स्पॉन्टेनियस तुरंत कोई क्राइम कोई कर दे, अगर मैं ही कोई क्राइम कर दूं तो मैं अगले चौराहे नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा कई बार उदाहरण देखिए। जनता के अंदर भय है इस बात का कि क्राइम नहीं कर रहा है। आज महिलाएं, मुझे कई स्कूल की बच्चियों से मेरी बात हुई, और रात को 11 बजे तक जाती है। जहां से मैंने बात की स्वास्थ्य में, बरेली उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिला है जो आयुष्मान कार्ड में अग्रणी है। आज देखिए, हर घर में नल है, हर घर में सुरक्षा के साथ माहौल पूरे देश में है। जहां तक बात करिए, अब 370 अभी क्या कह रहे हैं, 370 हम ले आएंगे वापस, ये इंडी गठबंधन कह रहा है। परमाणु जो हमारे बम है उनको खत्म कर देंगे, ये इंडी गठबंधन कह रहा है। अब आप देखिए, दिल्ली में अलायंस करे बैठे, पंजाब में अलायंस नहीं है। ये वैचारिक मतभेद इनके इतने हैं, अवसरवादी राजनीति करते हैं। आज आप साफ दिख रहे हैं, ये घोषणा पत्र को नहीं है इनका एक ऐसे ही लुभावना पत्र है। इसलिए इसको गठबंधन को मोदी जी ने और सब लोग कहते हैं घमंडिया, ठगबंधन कह रहे हैं। हम इससे, जनता सब जानती है। ये तो आपको आने वाले चुनाव में 7 तारीख को पता चल जाएगा कि आने वाला होने वाला क्या है। बिल्कुल मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले नेहा जी हैं हमारे साथ, कुछ कहना चाहती थी आपकी बात के प्रत्युत्तर में। नेहा जी क्या कहना चाहती? देखिए, इन्होंने बहुत सारी चीजें और बहुत सारा जुमला जो प्रधानमंत्री का था वो परोस दिया है यहाँ पे। मैं उन सारी चीजों को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बिजली की व्यवस्था हमने दी है, 18,000 कितने गाँव में कहा। एक भी नया बिजली का प्लांट उत्तर प्रदेश में लगा हो तो इनसे नाम पूछ लीजिए, जितने, और गूगल पे सर्च करके बता दें, जितने पावर प्लांट बिजली के लगाए गए वो समाजवादी सरकार में लगाए गए। और आज वही, बिल्कुल चलो आप ये स्वीकार कर रहे हो कि सपा की सरकार में जो प्लांट लगे उससे बिजली मिली है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद करती हूँ आप वोट भी हमें इसी आधार पे देंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि अरे भाई 1 मिनट, अरे सुनूंगी मैं, आपकी बात सुनूंगी ना, इसके बाद आपकी सुनूंगी। दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा कि सुरक्षा को लेकर के कहा, तो मैंने एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ा दिए, मैंने एनसीडब्ल्यू के आंकड़े पढ़ा दिए। ये आंकड़े तो झूठे नहीं होंगे। सरकार की संस्था है राष्ट्रीय महिला आयोग। 1 मिनट, पहले आप मेरी बात सुनो। राष्ट्रीय महिला आयोग सारे आंकड़े आपको केंद्र सरकार के द्वारा जारी मिलेंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार के आंकड़ों को भी सरकार का पक्ष रखने वाले लोग मानने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने कही कि हमारे गठबंधन को लेकर टिप्पणी की। हम उस पर बहुत साफ करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो 40 पार्टियों से ज्यादा गठबंधन है, लेकिन हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो एक गुलदस्ते की तरह है, और उसमें कई रंगों
के फूल हैं और सबको समान अवसर हमारे यहाँ दिया जाता है, सबकी बात सुनी जाती है। मैं 1974 से एमएसएमई इंडस्ट्री चला रहा हूँ, तो ये हर्ष की बात जरूर है कि 2017 के बाद एमएसएमई को कुछ सुविधाएं ज्यादा मिली हैं, लेकिन ये जो दावा किया जाता है कि एमएसएमई अब प्रॉब्लम फ्री हो गई है, इसमें सच नहीं है। अभी जो सरकार ध्यान दे रही है, वो जो नई इंडस्ट्री आ रही है उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मैं सरकार को ये एक तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो रनिंग इंडस्ट्री है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी भी हैं जिन्होंने इमरजेंसी देखी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या आपको समझ में आता है? मैं इस बात का पक्षधर हूं, स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं इसका पक्षधर हूं। दुर्भाग्य से विपक्ष के दल में जो भी लोग हैं, उन्होंने विपक्ष में जनता की आवाज को न तो सुना, न समझा, न उनके लिए संघर्ष किया। ये मेरे लिए कष्ट का विषय है। मैं एक बात आपसे के माध्यम से बरेली की जो मुख्य मांग है, समस्या है, उसके ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली और लखनऊ के बीच में बरेली पड़ता है। उत्तराखंड का द्वार भी बरेली से होकर के जाता है। बरेली में चिकित्सा के 3 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन आज भी गंभीर रोगों के लिए बरेली और बरेली के आसपास के लोगों को दिल्ली की शरण लेनी पड़ती है। ये मेरे शहर के लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं चाहूंगा कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि भविष्य में जनता चुन करके भेजे, उनको एम्स जैसी सुविधाएं बरेली में भी होना चाहिए। मैं देहात क्षेत्र में काम करती हूँ और रात को 12 बजे भी घर आती हूँ, 2 बजे भी घर आती हूँ, रात दिन फील्ड में काम करती हूँ। लेकिन यहाँ योगी शासन में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी तरह से कहीं भी महिला कोई असुरक्षा है महिला के लिए। सरकार तो कहती है गौशालाएं खोली गई हैं और वहाँ पर गौ संरक्षण हो रहा है। अब प्रदेश सरकार ने खोली है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो जितना काम होना चाहिए था वो उतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, जैसे एक प्रचलन था ना हमारे यहाँ पुराना, कि गाय सुबह काढ़ी दूध काढ़ा और छोड़ दी सड़क पर, तो ये भी एक मुख्य वजह है कि जो सड़कों पर और खेतों में पूरी फसलें नष्ट हो रही हैं। तो ग्रामीण व्यक्ति को परेशानी बहुत है इसका कुछ ना कुछ सरकार को संज्ञान जो है बहुत लेना चाहिए, मतलब बहुत बारीकी से इसका लेना चाहिए। देखिए, बरेली नहीं प्रदेश में भी अगर हम देखें तो हमारी निगाह में सबसे बड़ा हमारा एक राम मंदिर है, जो 500 बरस हमारे राम जी टाट में रहे थे, आज कम से कम मंदिर में है। बरेली नाथ नगरी कॉरिडोर बनने जा रही है। ये बरेली के लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, राम मंदिर में दर्शन करने जब कहा जाता है विधानसभा में, तो एक पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें राम जी बुलाएंगे, हम तब जाएंगे, कि उनके बाप ने गोलियां निहत्तेकार सेवकों को चलाई, वो क्या दर्शन करने जाएंगे? उन्हीं के बाप ने निहत्तेकार सेवकों पर गोली चलवाई थी, वो क्यों दर्शन करने राम के जाएंगे? तो राम इस जनमानस की आस्था है। सनातन धर्म पर चोट पहुंचाई है समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारे रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को जलवाया है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई रहे, परंतु सपा के नेताओं ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आप बेटी हो, आप मेरी बेटी हो, नहीं ये गलत बात कर रही हो, मुझे क्या मतलब है? जो वो कह रहे हैं कि टेलर है अभी, तो टेलर में तो फिल्म के मेन सीन दिखाए जाते हैं, आपको पता होगा शायद। तो मेन सीन अगर ये है तो फिल्म कितनी फ्लॉप जाएगी आप ये भी समझ लें, ठीक है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप रही बात विकास की, मैं जो है युवा भी हूँ और एडवोकेट हूँ, तो मैं इसलिए सिर्फ बात करूंगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान की बात करूंगा। किसान का जो 50 किलो को पहले यूरिया का खट्टा आता था, आज उसके रेट डबल हो गए हैं और उसकी मात्रा कम कर दी गई है। ये आप लोगों को भी जानकारी है। महिला सशक्तिकरण की हम अगर बात करें तो हमें सपा के लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। डीडी न्यूज का चैनल महिलाओं के पास जाए और महिलाओं से पूछ ले कि आज की डेट में महिलाओं की सुरक्षा क्या कह रही है। बरेली के मुद्दों पे बात करें तो पिछले 8 वार्ड से बरेली के सांसद हैं, पिछले 7 वार्ड से बरेली के दोनों विधायक हैं, कैंट में भी शहर में भी। बरेली की जनता भाजपामय है, भाजपा ही जीतेगी, छत्रपाल गंगवार को वह जिताएगी। अब भाजपा जो है बरेली में बहुत ज्यादा विकास कर रही है। ये बरेली के जन का मन था, जिसने अपनी खुल करके बातें डीडी न्यूज के साथ रखी।
ये बातें और भी लोकसभा क्षेत्रों में हमारी जारी रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज बरेली।